अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 5 साल गुजर चुके हैं जब गॉडजिला ने किंग गिडोरा को हमेशा के लिए हरा दिया था। उस दिन के बाद दुनिया बदल चुकी थी। अब टाइटन सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं रहे बल्कि इंसानी जिंदगी का एक सच बन चुके थे। मोनार्क दुनिया भर के टाइटन्स पर नजर रखता था और गॉडजिला अब भी समुंदर का बादशाह था। लेकिन एक और टाइटन था जो दुनिया की नजरों से दूर रखा गया था। उसका नाम था कॉन्ग। सुबह का वक्त था। घने जंगल के बीच कॉन्ग आराम से चल रहा होता है। वो एक बड़े से दरख्त को तोड़कर उसका सहारा लेकर बैठ जाता है। सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा होता है, लेकिन अचानक आसमान में अजीब सी चमक दिखाई देती है। कॉन्ग रुक जाता है। वो ऊपर देखता है और फिर अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता है। जैसे ही उसका हाथ उस चमकती दीवार को छूता है, पूरा आसमान लहराने लगता है। 1 सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। जंगल का मंजर बिजली की तरह हिलता है और कॉन्ग समझ जाता है ये असली स्कल आइलैंड नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल डोम है जो मोनार्क ने उसके लिए बनाया है ताकि वो बाहर की दुनिया से दूर रहे। इसी वक्त एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम जाया है कॉन्ग के पास आती है। जाया बोल नहीं सकती, लेकिन वो साइन लैंग्वेज से कॉन्ग से बात करती है। हैरत की बात यह है कॉन्ग उसकी हर बात समझ लेता है। दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता बन चुका होता है। डॉक्टर आइलीन एंड्रोस दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उन्हें पता है कॉन्ग सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक समझदार मखलूक है। लेकिन इसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में एक और तबाही शुरू होने वाली होती है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में एपेक्स साइबरनेटिक्स का एक सीक्रेट बेस होता है। यहाँ साइंटिस्ट्स एक बहुत ही खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। तभी इमरजेंसी सायरन्स बजने लगती है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर जोर से चिल्लाता है, गॉडजिला आ गया। कुछ ही लम्हों बाद समुंदर की तरफ से एक जबरदस्त दहाड़ सुनाई देती है और गॉडजिला पानी से बाहर निकलकर सीधा एपेक्स बेस पर हमला कर देता है। उसकी एटॉमिक ब्रेथ पूरे बेस को आग में जला देती है। इमारतें गिरने लगती हैं। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि गॉडजिला ने अचानक इंसानों पर हमला क्यों किया, क्योंकि पिछले 5 सालों में उसने कभी बिना वजह अटैक नहीं किया था। यहीं से एक नई मिस्ट्री शुरू होती है और इसी मिस्ट्री की वजह से जल्द ही दुनिया के 2 सबसे ताकतवर टाइटन्स एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले हैं। गॉडजिला के हमले का असली राज। पेंसाकोला में गॉडजिला के अचानक हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, गॉडजिला फिर से इंसानों का दुश्मन बन गया है। लेकिन मोनार्क के कुछ साइंटिस्ट्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यकीन था कि गॉडजिला कभी बिना वजह हमला नहीं करता। जरूर कोई ऐसी चीज है जो उसे गुस्से में ला रही है। इसी दौरान एपेक्स साइबरनेटिक्स का सीईओ वॉल्टर सिमंस एक बहुत ही खुफिया मीटिंग बुलाता है। उसके सामने दुनिया का नक्शा होता है। वॉल्टर कहता है अब इंसानियत टाइटन्स के भरोसे नहीं रह सकती, हमें अपना प्रोटेक्टर खुद बनाना होगा। फिर वो एक साइंटिस्ट को बुलाता है। ये थे डॉक्टर नेथन लिंड। नेथन सालों से हॉलो अर्थ पर रिसर्च कर रहे थे। उनका मानना था कि जमीन के बहुत नीचे टाइटन्स की असल दुनिया मौजूद है और वहाँ एक ऐसी एनर्जी छुपी है जो किसी भी मशीन को बेपनाह ताकत दे सकती है। नेथन पहले इस मिशन से इनकार कर देता है क्योंकि उसका भाई हॉलो अर्थ की एक्सपेडिशन में अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन वॉल्टर कहता है इस बार सब कुछ अलग होगा। हमारे पास नए एड व्हीकल्स हैं, ये रिवर्स ग्रेविटी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। आखिरकार नेथन मान जाता है, लेकिन उसके जहन में अब भी एक सवाल था, हॉलो अर्थ का रास्ता कौन दिखाएगा? वॉल्टर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कॉन्ग। नेथन फौरन मोनार्क बेस पहुंचता है। वहाँ डॉक्टर एलिन एंड्रूज उसका इस्तकबाल करती है। नेथन अपना प्लान बताता है। लगता है कॉन्ग का असल घर हॉलो अर्थ ही है। अगर हम उसे वहाँ ले गए तो वो हमें एनर्जी सोर्स तक पहुँचा सकता है। एलिन फौरन माना कर देती है। जैसे ही कॉन्ग स्कल आइलैंड से बाहर निकलेगा, गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। नेथन खामोश हो जाता है। उसे भी पता था कि दुनिया में 2 अल्फा टाइटन्स एक ही वक्त में ज्यादा देर तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। इसी वक्त जिया आराम से कॉन्ग के पास बैठी होती है। वो साइन लैंग्वेज में पूछती है तुम उदास हो? कॉन्ग आसमान की तरफ देखता है, फिर धीरे से सिर हिला देता है जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि उसका असल घर कहीं और है और बहुत जल्द उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। नेथन लिंड का प्लान तय हो चुका था। अगर हॉलो अर्थ तक पहुंचना था तो कॉन्ग को उसके असली घर ले जाना जरूरी था।
लेकिन एक ही मसला था, कॉन्ग को समुंदर के रास्ते अंटार्कटिका ले जाना पड़ता और समुंदर गॉडजिला की टेरिटरी थी। मोनार्क की टीम बहुत बड़े नेवल कॉन्वॉय के साथ कॉन्ग को सफर पर ले निकालती है। कॉन्ग को जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये देखकर जिया उदास हो जाती है। वो साइन लैंग्वेज में कॉन्ग से कहती है, बस थोड़ी देर और, हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। कॉन्ग उसकी तरफ देखता है और खामोशी से आंखें बंद कर लेता है। सफर आराम से चल रहा होता है, लेकिन अचानक समुंदर की लहरों का रंग बदलने लगता है। रेडार रूम में अलार्म बज उठता है। एक ऑफिसर जोर से चिल्लाता है, अननोन टाइटन डिटेक्टेड। अगले ही लम्हे समुंदर के बीच एक बहुत बड़ा साया उभारने लगता है। फिर पानी फट जाता है और गॉडजिला पूरी ताकत के साथ बाहर निकल आता है। उसकी दहाड़ पूरे फ्लीट को हिलाकर रख देती है। गॉडजिला की नजर सीधा कॉन्ग पर होती है, जैसे वो सिर्फ इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। वो बिना रुके शिप्स की तरफ तैरना शुरू कर देता है। मिलिट्री फौरन फायरिंग शुरू कर देती है। मिसाइल्स, मशीन गन्स, हर हथियार इस्तेमाल होता है, लेकिन गॉडजिला पर कोई असर नहीं होता। उसका एकदम का झटका 2 वॉरशिप्स को उलट देता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। नेथन चीखता है, कॉन्ग को आजाद करो। सब पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं बचता। कॉन्ग की जंजीरें खोल दी जाती है। आजाद होते ही कॉन्ग सीधा खड़ा हो जाता है और जोर से दहरता है। गॉडजिला भी गुस्से में दहरता है। अब दुनिया के 2 सबसे बड़े टाइटन्स पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे। गॉडजिला पानी से उछलकर कॉन्ग पर हमला करता है। कॉन्ग मुश्किल से बच पाता है। वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर छलांग लगाता है। कैरियर इतना हिलता है कि हेलीकॉप्टर्स तक गिरने लगते हैं। गॉडजिला दोबारा हमला करता है। इस बार कॉन्ग उसके चेहरे पर जोर का मुक्का मारता है। गॉडजिला कुछ लम्हों के लिए पीछे हट जाता है। पूरी मिलिट्री हैरान रह जाती है। उन्होंने पहली बार किसी को गॉडजिला को पीछे ढकेलते देखा था। गॉडजिला गुस्से से दहाड़ता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, कॉन्ग को हराना। अगले ही पल गॉडजिला नीचे से निकलकर कॉन्ग को जोर से पकड़ लेता है। दोनों समुंदर के अंदर चले जाते हैं। कॉन्ग पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर पानी के अंदर गॉडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर था। यूएसएस फ्लीट के कमांडर को समझ आ जाता है कि अगर जंग इसी तरह चलती रही तो कॉन्ग बच नहीं पाएगा। वो फौरन हुक्म देता है, सारे शिप्स की पावर बंद कर दो। एक ही पल में पूरा फ्लीट एंड। गॉडजिला रुक जाता है। उसे लगता है कि उसका दुश्मन खत्म हो चुका है। वो धीरे धीरे समुंदर की गहराइयों में वापस चला जाता है। सब लोग सुकून की सांस लेते हैं। कॉन्ग थका हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर पर बैठ जाता है। जिया उसके पास आती है, साइन लैंग्वेज में कहती है, सब ठीक हो जाएगा। कॉन्ग खामोशी से उसकी तरफ देखता है, जैसे उसे भी एहसास हो कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। कुछ घंटों बाद फ्लीट अंटार्कटिका पहुंच जाता है। बर्फीली वादियों के बीच एक बहुत बड़ा दरवाजा था। नेथन धीरे से कहता है, यहीं से हॉलो अर्थ का रास्ता शुरू होता है। कॉन्ग जमीन को देखते ही रुक जाता है, जैसे उसने इस जगह को पहले भी महसूस किया हो। जिया उसकी तरफ देखती है और इशारा करती है, ये तुम्हारा घर है। कॉन्ग बिना कुछ कहे अंदर की तरफ चल पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसका इंतजार कर रहा था। अंटार्कटिका के बर्फ से ढके हुए इलाके के नीचे कॉन्ग धीरे धीरे हॉलो अर्थ के रास्ते पर उतरने लगता है। उसके पीछे नेथन, डॉक्टर एंड्रूज, जिया और एपेक्स की टीम HAE व्हीकल्स में उसका पीछा कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद सब एक अजीब सी ग्रेविटी टनल में दाखिल होते हैं। एक पल के लिए हर चीज उलट जाती है, नीचे ऊपर बन जाता है और ऊपर नीचे। व्हीकल्स जोर जोर से हिलने लगते हैं। नेथन की सांसें तेज हो जाती है। उससे अपने भाई की मौत याद आ जाती है, मगर इस बार HAE व्हीकल्स ग्रेविटी को बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ ही लम्हों बाद सब लोग एक नई दुनिया में उतरते हैं। ये जगह किसी ख्वाब से कम नहीं होती। आसमान भी था, पहाड़ भी थे और दूर दूर तक अजीब मखलूक घूम रही होती है। यहाँ हर चीज इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कॉन्ग पहली बार सुकून की सांस लेता है, जैसे वो अपने असली घर लौट आया हो। जिया मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। उसे भी महसूस हो रहा था
कॉन्ग का इस जगह से गहरा रिश्ता है। कॉन्ग आगे बढ़ता है, रास्ते में एक खौफनाक उड़ाने वाली मखलूक हेफ पर हमला कर देती है। व्हीकल जोर से हिलता है, सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कॉन्ग फौरन उछलकर उस मखलूक को पकड़ लेता है। एक ही जोर के वार से उसे दूर फेंक देता है। अब रास्ता दोबारा साफ हो चुका था। थोड़ी देर बाद कॉन्ग एक बहुत बड़े पुराने महल के सामने रुक जाता है। इस जगह की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी होती है। इन तस्वीरों में कॉन्ग की कौम और गॉडजिला की कौम के दरमियान पुरानी जंग दिखाई गई होती है। यही कॉन्ग को एक अजीम तख्त नजर आता है। तख्त के सामने एक पुराना बैटल एक्स रखा होता है। कॉन्ग धीरे से उस एक्स को उठाता है। जैसे ही वो उसे हाथ में लेता है, उसके चेहरे पर एक नया एतमाद नजर आता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि उसके पुरखों की निशानी थी। कॉन्ग का नया BEAST ग्लव तैयार हो चुका था। अब उसके बाजू की ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसे पता था कि स्कार किंग और शिमो को हराने के लिए उसे गॉडजिला की मदद चाहिए होगी। कॉन्ग सरफेस वर्ल्ड की तरफ निकल पड़ता है। वो सीधा इजिप्ट पहुंचता है। वहां वो जोर से दहाड़ता है। ये दहाड़ गॉडजिला को चैलेंज देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए होती है। लेकिन गॉडजिला इसे चैलेंज ही समझता है। कुछ ही लम्हों बाद वो बिजली की रफ्तार से कॉन्ग के सामने आ खड़ा होता है। दोनों टाइटन्स एक दूसरे को घूरते हैं। फिर गॉडजिला बिना किसी इंतजार के एटॉमिक ब्रेथ चला देता है। कॉन्ग फौरन एक पिरामिड के पीछे छलांग लगाकर बच जाता है। अगले ही पल वो अपने BEAST ग्लव से गॉडजिला को जोर का मुक्का मारता है। पूरा इलाका कांप उठता है। मिस्र के पिरामिड्स के आसपास जबरदस्त तबाही मच जाती है, लेकिन गॉडजिला रुकने वाला नहीं था। वो लगातार हमले करता रहता है, कभी अपनी दम से, कभी अपनी दुम से, कभी अपने पंजौन से कॉन्ग को पीछे ढकेलता रहता है। कॉन्ग बार बार इशारा करने की कोशिश करता है, जैसे वो कह रहा हो हमें मिलकर लड़ना होगा, मगर गॉडजिला उसकी बात समझने के मूड में नहीं होता। जब गॉडजिला आखिरी हमला करने ही वाला होता है, तभी आसमान से सुनहरी रोशनी उतरती है। एक खूबसूरत पर बेहद ताकतवर टाइटन दोनों के दरमियान आ जाती है। ये थी मोथरा। उसकी आमद से गॉडजिला फौरन रुक जाता है। मोथरा अपनी खास आवाज और इशारों से गॉडजिला को समझाती है कि कॉन्ग दुश्मन नहीं, बल्कि एक जरूरी साथी है। असली खतरा स्कार किंग और शिमो है। गॉडजिला कुछ लम्हे कॉन्ग को देखता रहता है, फिर वो अपना गुस्सा ठंडा कर देता है। अब कई सालों बाद गॉडजिला और कॉन्ग एक ही तरफ खड़े थे, लेकिन इसी वक्त हॉलो अर्थ में स्कार किंग अपनी पूरी फौज के साथ सरफेस वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगता है और अब दुनिया की सबसे बड़ी टाइटन जंग शुरू होने वाली थी। मोथरा के समझाने के बाद गॉडजिला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब गॉडजिला और कॉन्ग पहली बार एक ही मिशन पर थे। तीनों टाइटन्स गॉडजिला, कॉन्ग और मोथरा हॉलो अर्थ के पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं, स्कार किंग पहले ही अपनी फौज के साथ पोर्टल पार कर चुका होता है और अगला निशाना था रियो डे जनेरो, ब्राजील। रियो के लोगों को अभी तक अंदाजा भी नहीं होता कि चंद ही लम्हों में उनका शहर जंग का मैदान बनने वाला है। स्कार किंग जोर से दहाड़ता है, फिर अपने क्रिस्टल को उठाकर शिमो को हुक्म देता है। शिमो आसमान की तरफ अपनी बर्फीली सांस छोड़ती है। कुछ ही देर में काले बादल पूरे आसमान पर छा जाते हैं। बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। रियो जैसा गर्म शहर भी जामने लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक नया आइस एज शुरू हो रहा हो। इसी वक्त पोर्टल से गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ बाहर निकलते हैं। गॉडजिला सीधा शिमो की तरफ दौड़ता है और कॉन्ग स्कार किंग का पीछा करता है। दोनों टाइटन्स अब बिल्कुल परफेक्ट टीम की तरह लड़ रहे होते हैं। कॉन्ग अपने BEAST ग्लव से स्कार किंग को जोर का मुक्का मारता है। स्कार किंग दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो फौरन उठकर कॉन्ग का बैटल एक्स छीन लेता है। अब कॉन्ग के पास सिर्फ ग्लव रह जाता है। स्कार किंग मुस्कुराता है। उसे लगता है कि अब जीत उसकी है, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुको सब कुछ देख रहा था। उधर गॉडजिला और शिमो के दरमियान बीम की जबरदस्त टक्कर होती है। एक तरफ गॉडजिला की गुलाबी एटॉमिक ब्रेथ और दूसरी तरफ शिमो की बर्फीली सांस। पूरा रियो इन दोनों की ताकत से कांप उठता है। इमारतें टूटने लगती हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन ना गॉडजिला पीछे हटता है और ना ही शिमो। इसी दौरान सुको चुपके से कॉन्ग का बैटल एक्स उठा लेता है। अब उसने फैसला कर लिया था। अब वो
स्कार किंग के हुक्म की गुलाम नहीं रहती। स्कार किंग घबरा जाता है, वो भागने की कोशिश करता है मगर शिमो उसकी तरफ देखती है। सालों की कैद और जुल्म का बदला अब मिलने वाला था। शिमो अपनी बर्फीली सांस सीधी स्कार किंग पर छोड़ देती है। कुछ ही पलों में उसका पूरा जिस्म बर्फ में जम जाता है। ये देखते ही कॉन्ग जोर से दहाड़ता है। वो आगे बढ़ता है और अपने BEAST ग्लव के एक जबरदस्त मुक्के से स्कार किंग के जम चुके जिस्म को हजारों टुकड़ों में तोड़ देता है। इस तरह स्कार किंग की दहशत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जंग खत्म होते ही शिमो सुकून से खड़ी रहती है। अब वो आजाद थी। गॉडजिला भी अपना हमला रोक देता है। मोथरा आसमान में पर फैलाती है और रियो पर छाया हुआ बर्फ का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। कॉन्ग सुको की तरफ देखता है, फिर बाकी ग्रेट एप्स भी धीरे धीरे कॉन्ग के पास आ जाते हैं। इस बार दार की वजह से नहीं बल्कि इज्जत की वजह से। कॉन्ग अब हॉलो अर्थ का नया लीडर बन चुका था। शिमो भी उसके साथ हॉलो अर्थ वापस चली जाती है। उधर गॉडजिला अपना काम मुकम्मल करके सरफेस वर्ल्ड की हिफाजत के लिए वापस निकल पड़ता है और मोथरा दोबारा अमन की निगरान बनकर उठ जाती है। इस तरह एक और बड़ी जंग का खात्मा होता है। कॉन्ग को अपना खानदान मिल जाता है, सुको को एक नया घर मिल जाता है, शिमो को आजादी मिल जाती है और गॉडजिला फिर से धरती का मुहाफिज बनकर अपनी राह चला जाता है।